उत्तर, जैसे कि कौशल, रतनपुर नाम सुने ही होंगे कि यहाँ से ये उत्तर में ही आते हैं, ठीक है। तो इन सब अभियानों में सोमेश्वर देव प्रथम जो है विजय प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ से आपको क्या प्राप्त रखना है कि अगर आपसे इसमें अगर डीपली अगर क्वेश्चन डिजाइन करने की कोशिश की जाए तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ओडिशा अभियान का उल्लेख सोमेश्वर देव प्रथम के कुरुपाल अभिलेख में कौन सी पंक्ति में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये 15वीं नंबर की पंक्ति है जिसमें ये उल्लेख किया गया है। उसी तरीके से आपका वंजी का उल्लेख जो है ये 15वीं नंबर के पंक्ति में किया गया है। उसी तरीके से भद्र और भद्रपत्नम का जो उल्लेख है वो 19वीं पंक्ति में किया गया है। और उसी तरीके से आपका रतनपुर में आक्रमण किए थे, अभी मैं इसके बाद रतनपुर में ही आऊंगा, इसका उल्लेख जो है 16वीं पंक्ति में किया गया है सोमेश्वर देव प्रथम के, ठीक है। यानी कि सोमेश्वर देव प्रथम ने चारों दिशाओं में अपने विजय अभियान चलाया। उन्होंने पूर्व में उद्र यानी कि उड़ीसा, अब यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखना कि उड़ीसा में आप लोग पढ़े होंगे सोमवंश, सोमवंश नाम सुने होंगे कि सोमवंश का शासन कहाँ था, उड़ीसा में था। तो उस समय इतिहासकार का मानना है कि जब सोमेश्वर देव प्रथम उड़ीसा के अभियान में गए थे तो संभवतः उस समय जो शासक थे उनका नाम था उदोत केसरी, उदोत केसरी या इसी को उद्योग केसरी भी किताबों में लिखा हुआ मिलता है। और इन्हीं का एक और नाम मिलता है महाशिवगुप्त जन्मेजय, चतुर्थ नंबर के थे जिनको जन्मेजय के साथ जाना जाता था। उस समय संभवतः ये शासक रहे होंगे। अगर यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रतनपुर है और सोमवंश है तो यहाँ से हो सकता है आगामी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे ये पूछ लिया जाए कि सोमेश्वर देव प्रथम ने किस पूर्व के राजा को पराजित किया था और इसका उल्लेख कौन से पंक्ति में है। उसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि रतनपुर में आक्रमण किया था और रतनपुर में किस शासक को पराजित किया था और इसका उल्लेख जो है कौन सी पंक्ति में है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में परीक्षा प्रणाली चल रही है उसमें आप देख रहे हो कि वन लाइनर का जो जमाना था वो चला गया है। अब प्रश्नों को कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा आप जानते हुए भी प्रश्न का आंसर जो है गलत देने की ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। तो रतनपुर की अगर हम बात करते हैं तो सोमेश्वर देव के बाद अगर हम सोमेश्वर देव के रतनपुर अभियान की अगर हम बात करें तो रतनपुर अभियान का जो उल्लेख है वो 16वीं पंक्ति में यानी कि कुरुपाल अभिलेख के 16वीं पंक्ति में किया गया है। और इसमें संभवतः इस समय जो शासक थे उनका नाम था पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। और ये पृथ्वीदेव प्रथम जो है कलचुरी शासक है। कौन से शासक है? कलचुरी शासक है पृथ्वीदेव प्रथम। और सोमेश्वर देव प्रथम ने इसी कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम को क्या कर लिया? पराजित कर दिया और इसके 6,96,000 ग्रामों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। यहां तक बात समझ में आई आपको कि इन्होंने इतने अभियान, इनके अलावा भी इनके और कई अभियान हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभियान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके पुरुषपाल अभिलेख में स्पष्ट रूप से इनका उल्लेख किया गया है कि 16वीं पंक्ति में रतनपुर में आक्रमण किए और विजय प्राप्त की। उधर उड़ीसा अभियान जो है 15वीं पंक्ति में, उसी प्रकार से वंजी वाला जो क्षेत्र है आपका दक्षिण का क्षेत्र है और इधर पूर्व का पश्चिम का क्षेत्र है। तो इन सभी पर अभियान चला करके उन्होंने विजय प्राप्त की। जैसा कि दक्षिणापथ अभियान आप समुद्रगुप्त के बारे में जानते थे, तो इतिहासकार जो है सोमेश्वर देव प्रथम की तुलना समुद्रगुप्त से करते हैं। जिस प्रकार से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसी तरीके से सोमेश्वर देव का पुरुषपाल अभिलेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से कोई प्रश्न बनता है तो मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनाने वाले होंगे वो एक क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है भविष्य में तब, ठीक। तो सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में ये जानकारी अपने को प्राप्त होती है। इसके अलावा एक तथ्य यहाँ पर और मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप कलचुरी के समय में इस तथ्यों को पढ़ते होंगे कि सोमेश्वर देव प्रथम को जाजल्य देव ने क्या किया? पराजित कर दिया था। और इनको पराजित करके क्या कर लिया था? इनको कैद कर लिया था। और इनकी सोमेश्वर देव की माता जो है इनसे जाकर के अनुरोध करती हैं, तब जाकर के सोमेश्वर देव प्रथम को जो है जाजल्य देव क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये तथ्य हालांकि पुरुषपाल अभिलेख में आपको कहीं पर भी लिखा हुआ प्राप्त नहीं होगा। ये अभिलेख आपको जो है जाजल्य देव प्रथम के रतनपुर के अभिलेख में ये आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि जो है इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। तो सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में आपको इतनी चीजों की जानकारी रखना है। यहाँ पर इनके पास सोमेश्वर देव के बाद और कई शासकों का क्रम आता है, उनके बारे में हम देखते हैं। हालांकि प्रश्न अगर आपका बनेगा तो अभी तक मैं जितना बताया हूं वहां से बनने की ज्यादा संभावना है। और इसके आगे कुछ शासकों का हम क्रम देखते हैं और उसके बाद एक और आपको तथ्य बताता हूं मैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो सोमेश्वर देव चौथे नंबर के शासक थे अपने। अभी तक हम लोग कौन कौन से शासक देख लिए हैं? नृपति भूषण, एर्राकोट अभिलेख, धारावर्ष जगदेव भूषण, मधुरांतक देव, और फिर फोर्थ नंबर पे सोमेश्वर देव, और अगले नंबर पे हम देखेंगे कन्हर देव। ठीक है, कन्हर देव, फिर आपका कन्हर देव, जयसिंह देव। ठीक है, इस तरीके से करते हुए आप आगे चलोगे और 10वें नंबर पे आपको एक शासक का नाम याद रखना है। यहाँ पर जो भी शासक हैं उनके पास सबसे ज्यादा शासक है हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव। और यहां से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हरिश्चंद्र देव के समय में 1323 का समय है कि इसी हरिश्चंद्र के समय, यहाँ पर देखो जयसिंह देव, फिर आपके कन्हर देव द्वितीय आएंगे, फिर कन्हर देव द्वितीय आएंगे, नरसिंह देव आएंगे, और इस तरीके से आप हरिश्चंद्र देव में आएंगे। ठीक है, तो हरिश्चंद्र देव में जब आप आओगे 1324 का काम है। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि इन्हें जो है हरिश्चंद्र देव को छिंदक नाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। छिंदक नाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है, अंतिम शासक, ऐसी मान्यता है। और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इन्हीं के शासन काल में काकतीय वंश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में काकतीय वंश के शासक थे अन्नम देव। कौन थे? अन्नम देव। इसको बहुत ही धैर्य के साथ आप सुनिए, जो भी बताऊंगा बहुत सभी इंपॉर्टेंट है। तो अन्नम देव जो है, जब अन्नम देव के ऊपर आक्रमण होता है, वहां पर इनके बड़े भाई रहते हैं रुद्र प्रताप सिंह देव। रुद्र प्रताप सिंह देव के ऊपर आक्रमण होता है, तो अब वहां पर वंश जो है ना बचने का कंडीशन क्रिएट हो जाता है। उनको ये लगता है कि हम जो है पराजित हो जाएंगे, और काकतीय वंश में किंवदंती प्राप्त होता है कि इनकी माता जो है इनसे अनुरोध करती है अन्नम देव से, आप जो है वारंगल वाले क्षेत्र को छोड़कर चले जाओ ताकि हमारी वंश परंपरा को बचाया जा सके, जब वहां पर रुद्र प्रताप देव के ऊपर आक्रमण हुआ था। तो ऐसा बताया जाता है। और यही जो है काकतीय वंश के शासक अन्नम देव जो है आते हैं छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, बस्तर वाले क्षेत्र में, जिसको पहले चक्रकूट के नाम से जाना जाता था। और इसी हरिश्चंद्र देव को पराजित करते हैं और अपनी काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। यही पर से जो है काकतीय वंश की नींव पड़ती है। एक किंवदंती भी है और इसके कुछ प्रमाण भी हम लोग को प्राप्त होते हैं। एक आप लोग नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, हो सकता है आपके लिए नया फैक्ट हो, चमेली बाबा, चमेली बाबी। ये चमेली बाबी जो है हरिश्चंद्र देव की पुत्री थी। ठीक है, और ऐसी किंवदंतियां मिलती हैं कि काकतीय वंश के जो शासक अन्नम देव हैं, वो हरिश्चंद्र देव की बेटी चमेली बाबी के सुंदरता का गुणगान सुन चुके थे, और अन्नम देव जो है इस चमेली बाबी को देखना चाहते थे। ठीक है, लेकिन अन्नम देव ये करने में कभी सफल नहीं हो पाते हैं, उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाती है। और जब चमेली बाबी को लगता है कि अब मैं यहाँ पर युद्ध करके नहीं जीत सकती हूँ और यहाँ पर मैं पराजित हो जाऊंगी, यानी कि पास से उनकी बेटी जो है चमेली बाबी यहाँ पर संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन जब देखते रहती हैं तो जिस प्रकार से आप देखे होंगे भारतीय इतिहास में जब अपनी जान बचाने में सक्षम नहीं हो पाती है तो उन्होंने जौहर कर लिया था। ठीक है, यानी अपने आप को आग के सामने कूद करके अपनी जान दे दी थी। और ऐसा होता है कि ये चमेली बाबी भी जो है जब असमर्थ हो गई जीत पाने में, युद्ध ना कर पाए, तो ये जौहर की थी। ठीक है, और आग में कूद करके अपना प्राण त्याग दी थी और किसी के हाथों नहीं आई थी। इसलिए चमेली बाबी को जो है छत्तीसगढ़ के पद्मावती बोला जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काकतीय वंश के शासक अन्नम देव जो आते हैं, वो हरिश्चंद्र देव को 2324 में पराजित करके इनकी सत्ता को पूरी तरीके से समाप्त करके अपना नया वंश काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप देख लीजिएगा। ठीक है, जयसिंह को यहाँ से खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपका, मेन 10 नंबर का वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसकी वजह से मैं यहाँ पर इनको स्किप किया हूँ, क्योंकि कोई ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो ये आप रखिएगा। उम्मीद है कि आपको छिंदक नागवंश के बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हो। आप पहले भी अगर कभी पढ़े हो तो कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी करने के पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करेगा और आपका डिसलाइक हमें सुधार के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद, जय भारत।